नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में हम बात करेंगे मतदान को लेकर। कैसे करें मतदान। भारत में वोट देने का अधिकार एक विशेषाधिकार ही नहीं, एक बुनियादी मानव अधिकार भी है। 1947 में आजादी के बाद से ही भारत में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। अमेरिका के संविधान में मतदान के अधिकार का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। ग्रीस में वोट देने का अधिकार आमतौर पर वयस्क पुरुष नागरिकों तक ही सीमित था। महिलाओं, दासों और गैर नागरिकों को वोट देने का अधिकार वहां नहीं था। 1920 में 19वें संशोधन तक महिलाओं को वोट देने का यहां अधिकार नहीं था। ब्रिटेन में 1918 तक 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने का अधिकार यहां पर दिया गया। 1928 में महिलाओं के लिए मतदान की उम्र घटाकर यहां पर पुरुषों के बराबर कर दी गई। फ्रांस में 1944 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1950 में भारत के संविधान द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत में वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देश में 18 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के करीब 21.6 करोड़ मतदाता हैं। ये संख्या कुल मतदाताओं की संख्या के 22% से भी अधिक है। वैसे सबको मालूम है कि भारत में मतदान ईवीएम के माध्यम से होता है, लेकिन ईवीएम तक पहुंचने से पहले भी बहुत सारी प्रक्रियाओं से मतदाता को गुजरना पड़ता है और सबसे बड़ी बात कि उसे पहले मतदाता बनना पड़ता है। कैसे मतदाता बना जाए वो जानने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों के माध्यम से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अक्षय राउत जी, फॉर्मर डीजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का, आपके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये अक्षय जी, आप तो इस प्रक्रिया को बहुत नज़दीक से जानते क्या हैं कि इस प्रक्रिया में अमूलचूल क्या बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ सही रहेगा मतदाता के लिए। उस प्रक्रिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग भी रहे हैं। भारत में मतदान को लेकर पिछले कुछ वर्षों में क्या आपको लगता है कुछ बदलाव आया है, सोच में फ़र्क आया है? बहुत फर्क आया है और कोई प्रक्रिया है नहीं इसमें। इतना साधारण है और इतना सरल है, और आज की युवाओं के लिए, वो तो जो नेट में काम करते हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं समय के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात भी सही है जो आपने शुरू किया। जब से 1950, 51, 52 में इलेक्शन से हम जब गुजरे हैं, वो भी 70-75 साल हो गया। तो इलेक्शन में इलेक्टरल रोल में शामिल होना और मतदान केंद्र में जाके वोट देना इलेक्शन के समय पर, यह बहुत ही सरल हो गया है पहले से कहीं ज़्यादा। खास करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब आ गया तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है। तो उसमें चाहे वोटिंग में हो, काउंटिंग में हो, एक ड्रामेटिक चेंज आया है। और इलेक्टोरल रोल डिजिटल टेक्नोलॉजी को साथ में रखते हुए इलेक्टोरल रोल में युवाओं को, मतलब जो 18 से ऊपर की होगा, और आज तो मैं शायद बाद में मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, अभी 18 भी रहा नहीं। आप 18 के पहले भी आप क्यू में आ सकते हो और 18 में आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो एक बड़ा चेंज हुआ, जो कुछ दिन पहले जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में चेंज करके, पहले खाली जनवरी 1 को कट ऑफ डेट था, अभी 4 कट ऑफ डेट बन गए हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा जो चुनाव आ रहा है, जो आपके और हमारे सबके जहन में है, उसके लिए आने वाले अप्रैल में, चुनाव के जस्ट पहले, जो भी जैसे यूथ जो हैं जो क्वालिफाई करेंगे उनका भी पंजीकरण हो जाएगा, वो जाके वोट दे सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले जनवरी 1 में शटडाउन था, ठीक है। अभी लेकिन पूरा परिवर्तन हुआ है। लेकिन क्योंकि युवा हमारे आए हैं यहाँ और सब हमारे साथ बैठे हैं, ये उम्मीद है कि ये युवाओं का इलेक्शन है। क्योंकि आपको शायद सुनकर अगर पता होगा तो अच्छी बात है, पता नहीं होगा, इस बार जो हमारे 970 मिलियन 97 करोड़ वोटर हैं, उसमें 1/4 यूथ होंगे। मतलब आप ही डिसाइड करेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कि कौन देश चलाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि 18 जो है न्यू वोटर्स हैं,
आजकल एक कैंपेन चल रहा है, बहुत ही अच्छा कैंपेन, मेरा पहला वोट देश के नाम। तो जो 18 में आप लोग पता नहीं, अभी पता चलेगा धीरे धीरे कि कितने 18 के आगे हैं आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, और जो भी देश में जहाँ भी बैठे हुए हैं, वो जो पहली बार पंजीकृत हुए हैं उनका नंबर भी करीब करीब 2 करोड़ है। उनका नंबर जो पहली बार पंजीकृत हुए हैं, क्योंकि उनका 18 साल हो गया। तो इनका काम है कि जरूर मतदान केंद्र जाएं और वोट दें, और कोई भी इसके लिए बहाना नहीं। वोटिंग जो उनका एक इलेक्शन कमीशन का कैंपेन चल रहा है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई विल वोट फॉर श्योर, ये बड़ी बात है ये। और क्योंकि यही सोच का परिवर्तन आया है, जिसका नतीजा ये है कि 2014 में हम लोग 66% मतदान किए, 2019 में हम 67% के, जो कि पहले 50-55 पर रहता था। तो चिंतन में तो बहुत ही फर्क आया है। यूथ का चिंतन में क्या फर्क आया है वो बताएंगे, मैं भी कुछ बता सकता हूं लेकिन वो खुद बताएंगे। चलिए सीधा यूथ से ही थोड़ा सा सरोकार करते हैं। बहुत सारी बातें जो हैं अक्षय जी ने यहाँ पर बता दी है, और आपसे आग्रह भी किया है कि कहीं ना कहीं मतदान केंद्र तक जाना ज़रूरी है। इसलिए भी जाना ज़रूरी है कि हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है, और माना भी जा रहा है कि विकसित भारत का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है वो युवाओं के माध्यम से ही उसे हम हासिल कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है? वोटिंग तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हम सब लॉ के स्टूडेंट हैं, तो जैसा आपने बोला है कि इस देश की आधी से अधिक वोटिंग जो है वो युवा ही करेंगे इस बारी। तो वोटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ही देश का निर्माण करेंगे, हम ही सेलेक्ट करेंगे जिनको भी हमें लाना है। सो आई थिंक दैट्स इट। वोटिंग इज़ द बेसिक राइट, बेसिक ह्यूमन राइट्स, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। सर, वोटिंग एज ए ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि एज ए बैलेट इज़ मोर पावरफुल देन बुलेट। तो वोट की जो पावर है वो बुलेट से भी ज़्यादा है। तो हमें वोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और कि एक एक वोट ही बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने इतिहास में कई बार देखा है कि पॉलिटिक्स में कई बार 1 या 2 वोट ही बहुत मायने रख जाते हैं, और इससे ही इलेक्शन का रुख चेंज हो जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। मनोज जी, ये जो है आप तो लगातार जो हैं छात्राओं से घिरे रहते हैं, बातचीत भी होती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में हम विषय पर ही फोकस करते हैं, देश के लिए और क्या कुछ श्रेयस्कर है या उस महत्वपूर्ण है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में भी मतदान को लेकर, मतदान की प्रक्रिया को लेकर, और कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट करना, उसको लेकर भी कुछ क्लासेस होनी चाहिए, कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए? देखिए प्रतिबिंब जी, सबसे पहले तो मैं आज आप ये जो शो कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है, क्योंकि अभी अक्षय जी ने जिस प्रकार से बताया कि ये जो भारत का जो लोकतंत्र है उसमें पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चूँकि यहाँ हमारे बीच में युवा बैठे हुए हैं, और ये आप खुद बोल रहे थे अभी अपने रिकॉर्ड में कि इस देश में 1/4 युवा वोट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि भारत का जो लोकतंत्र है, जब से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो संविधान बनाया उसमें जो ये राइट्स दिया, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये एक आत्मा है, एक सोल है। क्योंकि हम सबको पता है कि लोकतंत्र में जब तक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, यूथ हो, तब तक आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हम सबको पता है कि एक निश्चित कार्यकाल होता है किसी भी सरकार का, और उस सरकार अपने उस कार्यकाल में मैंडेट जो मिलता है उसके आधार पर वो काम करती है, और फिर वो समाज के बीच में दोबारा फिर इलेक्शन में जाते हैं। तो अगर आप भारत के इतिहास को, चुनावी प्रक्रिया को देखेंगे तो 51 के बाद से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि हमने डे बाय डे ग्रोन अप किया है, और विश्व में जो एक हमने लोकतंत्र को स्थापित किया है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री भारत है, और उस भारत देश में हमने बिना रिगिंग का, चूँकि ऑब्वियस है कि हम टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ने इसमें रिफॉर्म किया है, और अभी जिस प्रकार से जैसे आपने एक सवाल किया कि हम चूँकि युवाओं का जो देश है उसमें युवाओं को कैसे एम्पावर किया जाए, तो मुझे लगता है कि आज का जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आज जो सरकार डिजिटल इंडिया को जो लेके प्रमोट कर रही है, उसमें मुझे लगता है कि आज के डेट में बहुत ही सरल हो गया है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आपके जो कुछ उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिए गए हैं, जो आर्टिकल 326 में प्रोवाइड है, 325 में उसको प्रोविज़न दिया गया है, उसको अगर आप अडॉप्ट करते हैं और 18 साल होने के बावजूद से आप उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और देश के नीति निर्धारण में योगदान दे सकते हैं। एक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी संस्था को बनने में समय लगता है। तो मुझे आज कहने में बड़ा गौरवान्वित फील हो रहा है कि मैं एक भारत देश का नागरिक हूं, और इस देश के नागरिक होने के नाते 75 साल में जिस प्रकार से हमने इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है और डे बाय डे
उसका जो मतलब जो उसकी वास्तविकता जो रिपोर्ट है जो कि पूरे विश्व को उसको रिकॉग्नाइज करता है, और हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं। विश्व के सारे देश के लोग आके इस इलेक्शन कैंपेन को रिसर्च करते हैं, किस प्रकार से भारत इतना बड़ा देश में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अडॉप्ट करके और फ्रूटफुल एग्जीक्यूशन करता है, और उसमें हम सब लोग उसमें शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत ही एक गौरवान्वित विषय है, और आने वाले समय में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने जा रहा है तो इसमें और भी रिफॉर्म होंगे। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, और युवाओं की भागीदारी अगर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना देश ही विकास और विकसित की तरफ बढ़ेगा। अक्षय जी, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो बहुत सारे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र ये मानते थे कि भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रक्रिया या प्रणाली यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं होगी। लेकिन हमने सबको जो है गलत साबित कर दिया है, और हम सतत विकास कर रहे हैं लोकतांत्रिक देश के तौर पर भी। एक बात जो मैंने यहाँ पर मनोज जी से पूछी थी कि क्या हमें स्कूल, कॉलेज जैसी संस्थाओं में, शैक्षिक संस्थाओं में जागरूक बनाना चाहिए, वहाँ पर एक अलग से जो है विषय होना चाहिए, या फिर वहाँ पर वर्कशॉप आयोजित की जानी चाहिए जिससे पता लग सके कि किस तरीके से हम इस प्रक्रिया के अंग बन सकते हैं। क्या इसकी कोई पहल चुनाव आयोग की तरफ से की गई है? बिल्कुल किया गया है, और इन दिनों पहले से हुआ है, और इन दिनों किया गया है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद मेरे इन युवाओं के साथ कुछ गिलास हुआ है, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन ये बताना, अभी जैसे इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव के बारे में मनोज जी बता रहे थे, इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव में अभी सारे स्कूल कॉलेजेस में वोटर एजुकेशन और इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, जिसको स्वीप बोलते हैं, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, स्वीप, आपने नाम सुना है मुझे? अच्छा, तो उसको मेन स्ट्रीम करने के लिए सारे यूनिवर्सिटी और स्कूल में काम किया गया है, और उसको करिकुलम के साथ डालने के लिए भी एक प्रक्रिया शुरू हुआ है, क्योंकि अच्छी तरह करिकुलम में डाला जाए। क्योंकि कभी होता है, मैं पहले दूसरा बात बता दूं, और हर स्कूल में एक डेमोक्रेसी रूम बनाने के लिए भी एक पहल हुआ है। अच्छा, कि उस कमरे में ये सारे डिस्कशंस होंगे, अवेयरनेस होंगे, चर्चाएं होंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मनोज जी पढ़ाते हैं, तो उनके साथ रिलेट करके क्या थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या है, इलेक्ट्रल प्रैक्टिसेस कहाँ ज़्यादा अच्छा है, दायित्व क्या है, अधिकार क्या है, ये सब चीज़ के लिए डेमोक्रेसी रूम बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में युवाओं को जुड़ेगा। और मैं गिले शिकवा का बात किया, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो विश्व के कोई देश ऐसे अधिकार नहीं दिया, हमारे संविधान की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं वो एक साथ दे दिया। उस टाइम देश बहुत साक्षरता में बहुत आगे नहीं था, गरीबी बहुत था, जस्ट आज़ादी के बाद निकले थे तो काफ़ी सारे तनाव भी था। वो देश को कैसा, आपने जो बोला ना, सबके सामने है कि ये एडवेंचर है, मिस एडवेंचर है, लेकिन दे दिया, लोगों के हाथ में सत्ता दे दिया, सबको एक एक वोट। लेकिन उसको कुछ लोगों ने, बहुत सारे, और उसमें युवाएं हैं, टेक फॉर ग्रांटेड कर लिया। अरे भाई ठीक है, आप देखेंगे कुछ साल पहले तक, अभी थोड़ा स्थिति बदला है, इसके लिए शाबाशी भी देंगे, लेकिन कुछ साल पहले तक था कि परिवार में जो युवाएं हैं वो सोचेंगे अरे वोट देना तो जो बैठे हुए हैं वो जरूर उनका काम है, हम तो हिप हैं, हम तो दूसरा टाइप का एक्साइटिंग लाइफ के लिए है। आजकल लेकिन वोट देना आप देखेंगे 8-10 साल से पहले अभी फैशनेबल हो गया है। लोग अभी सोशल मीडिया में, इनके जैसे युवाएं अभी वोट देने के बाद उंगली में इंक लगाकर सोशल मीडिया में पेश करते हैं। थोड़ी देर के लिए ना मैं जो है आपके और युवाओं के माध्यम से बीच में से हट जाता हूं। आप जो इंटरेक्शन करना चाहें, जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कितनी जानकारी है इनको मतदान प्रक्रिया को लेकर, वोटिंग पैटर्न को लेकर, और क्या वोट डालना राजनीति होता है या देश नीति होता है, वो भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप में सबने 18 साल के ऊपर हैं? अच्छा, आपके कौन कौन इलेक्टोरल रोल में अभी रजिस्टर्ड नहीं है, पहले बताइए। माइक इलेक्टोरल रोल में कौन कौन नहीं है, या सब हैं? सब हैं। क्या बात है, देखिए आप बोल रहे थे कि प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, क्या जानेंगे प्रक्रिया के बारे में? सब तो इलेक्टोरल रोल में। फॉर्म 6 भरो, कागज ले आओ, AERO ERO के ऑफिस में ले आओ, वेबसाइट से ले आओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट से ले आओ, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ले आओ, और ऑनलाइन भर देना है वहीं भर दो। फिर जो एक ही सर्विस है इंडिया में, जो कि सर्विस का बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर पर आता है, आपसे साइन कराएगा और आपको बताएगा कि आपका पंजीकृत किया कि नहीं, और अगर नहीं फिर क्योंकि आके एक तरह का होता है जो वेरिफिकेशन, वो करके जाएगा। घर घर में लेके आपको डेमोक्रेसी का जो अधिकार आपको घर में पेश किया जाता है,
इससे बड़ी बड़ी क्या बात हो सकता है बताइए। जी जी। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, और आप जानते हैं कि हमारे जो भारत के चुनाव में, आप बताइए कोई एक बता सकता है तो मैं बहुत उसका आभार प्रकट करूंगा। भारत की जो अभी लोकसभा चुनाव आएगा, अभी उसमें करीब कितने हमारे स्टाफ नियोजित होंगे उस इलेक्शन को चलाने के लिए, कोई जानता है? कोई भी कुछ अंदाज? ओके, आप अंदाज भी नहीं कर पाएंगे शायद। सिक्योरिटी वालों को अगर मिला लें तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, जो कि बहुत सारे देश का पॉपुलेशन ऐसे नहीं होता है। हमारा इलेक्शन में जो स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं वो इतना होता है। और एक बताऊं, क्विज कर लेते हैं थोड़ी सी, कितना हमारे पोलिंग स्टेशन है देश में, जो मतदान के केंद्र होता है वो कितने हैं? बताओ कोई। 10 लाख के ऊपर है, 10.5 11 लाख हैं। तो ये हमारे इलेक्शन की जो दायरा है, इसीलिए इस साल जो 5 डजन से भी शायद 70 इलेक्शन होंगे, बड़े बड़े शक्तिशाली देशों का, अमेरिका का, रशिया का, मेक्सिको का, साउथ अफ्रीका का, कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। ये कोई इलेक्शन ईयर मानते हैं इसको? जबकि इसको, क्योंकि यहाँ इतना इलेक्शन है, लेकिन सबका नज़र भारत पर है, सबका नज़र भारत है, क्योंकि भारत के इलेक्शन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। क्योंकि यहाँ इलेक्शन को, जैसे मनोज जी अभी जिक्र कर रहे थे, यहाँ की इलेक्शन सबके सामने पेश होता है कि कैसे इलेक्शन हो सकता है, और उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको ही तो संभालना है। अभी तो प्रतिबिंब जी बता रहे थे कि हमारे 1/4 25 से नीचे जो हैं हमारे देश की आधी पॉपुलेशन है। तो आपको तो आगे चलाना है, तो आपको डिसाइड करना है कि किसको लेना है, किसको नहीं देना है। और आप पहले क्या गया, एक रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ 90 में, जो कि 21 साल से 18 कर दिया। 18 साल बहुत एक्साइटिंग होता है, नहीं? बहुत एक्साइटिंग होता है। एज ऑफ कंसेंट होता है वो, उसमें लाइसेंस कर सकते हैं, उसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज नहीं भूलना चाहिए, और आप लोग भूले नहीं है, अच्छी बात है, अपना नाम वोटर लिस्ट में डालना है। आप लोग डाल चुके हैं, तब जब ये तो पहली काम आपने कर लिया, बस दूसरा एक काम है, वो काम है जब इलेक्शन होगा आपका पोलिंग स्टेशन का ध्यान रखें, वो सब इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। आपके पास खुद आता है वो इंफॉर्मेशन, SMS में आता है, व्हाट्सएप में आता है, नहीं तो आप वेबसाइट में करते हो, हेल्पलाइन, सब में आ जाएगा। लेकिन आपको उससे बिल्कुल उसी दिन चुकना नहीं है, जाके वोट देना है। तो दोनों ड्यूटी, और बाकी इटर्नल कॉन्शियसनेस ऑफ डेमोक्रेसी। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, हमारे मनोज जी पॉलिटिकल साइंस के इतना सीनियर टीचर हैं, आप वो कॉन्शियसनेस रखेंगे हमेशा, किसको देना है, कोई नहीं, जात धर्म पैसा का इंड्यूसमेंट, वो नहीं, अपना दिल दिमाग लगा के वोट देना। जी हाँ, चलिए पूछ ही लेते हैं कि आपका वोट किस लिए होगा, मतलब कौन से बिंदु या कौन से विषय, कौन से वजह को लेकर जो है इस बार का मतदान आप लोग करने वाले हैं? सर, मेरा ये सवाल है कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन जो नीति के लिए आगे भी चर्चाएं हो रही हैं, तो 1964 में भी ये लाई गई थी, और 1975 में जब आपातकाल आया था तब भी ये लाई गई थी, तो वो चली नहीं थी, वो पूरी तरह से मतलब फेल ही हो गई थी। तो आगे क्या ये भविष्य में काम करेगी? क्योंकि जैसे कि बोला जाता है कि खर्चे का बचत होगा उसमें, EVM का भी 2 जगह जो लोकसभा और विधानसभा के जो अलग अलग चुनाव होते हैं वो एक जगह कंटिन्यू हो जाएंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? मैं चाहता हूं कि 2-4 लोग और पहले पूछ लें कि उनका वोट किस लिए होगा, क्योंकि हम लोग विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं। सर, हमारा वोट इस बार भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके लिए होगा। हमारा वोट इसलिए होगा कि यहाँ की जो शिक्षा की नीतियाँ हैं वो इस प्रकार की हों कि भविष्य में और अपनी हम संस्कृति को उससे जोड़ सकें। हमारा वोट इसलिए होगा कि यहाँ की जो गरीब जनता है उसके लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता प्रदान की जाए सरकार द्वारा। और हमारा वोट इसलिए भी होगा कि हम इस भारत में स्वतंत्रता से रह सकें, जो कि हम आप पिछले वर्षों से रह रहे हैं या उससे अधिक। जी, आप कुछ बोलना चाहें? जी। Rather than keeping or like voting on the basis of religion, या फिर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी रिलीजन को लेकर के, किसी कास्ट को लेकर के क्या डेवलप कर रही है उसको माइंड में रखने के बजाय वो वी शुड प्रेफरली गो फॉर जो हमारे नेशन के लिए अच्छा है, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज जस्ट सर्विंग आवर नेशन। तो जो नेशन के लिए जो पॉलिसीज ऑल ओवर इन जनरल जो अच्छा है, वी शुड प्रेफरेबली गो विद। बहुत अच्छी सोच। वाह, कोई और है या? महिलाएं एक ऐसी नींव है देश की जो कि अगर स्ट्रांग रहेगी तो ये देश स्ट्रांग रहेगा, अगर वो कमज़ोर पड़ जाएंगी तो ये देश कमज़ोर पड़ जाएगा।
तो जहाँ महिलाएं रहती हैं वहाँ तो देश बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ और भी कोई और, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो नारी शक्ति जो है उनकी जो है संख्या ज़्यादा है। सर मैं आपकी एक राय जानना चाहूँगा एक विषय पर कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लीडर अच्छा है, पर उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है वो अच्छी नहीं है। और एक ऐसा है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप अच्छी है पर वो लीडर अच्छा नहीं है। तो हम क्या जहन में रखकर वोट करें कि किसको वोट दें? मनोज जी, आप ही से जुड़े हुए सवाल ज़्यादा हैं, क्योंकि राउत जी तो है ना तकनीकी पक्ष को सही ढंग से समझा सकते हैं। एक करके तीनों का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले प्रिंस ने एक सवाल किया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन सब चीज़ों को, ऑब्वियस है, क्योंकि देखिए किसी भी नेशन को बनाने में यूथ का सबसे बड़ा रोल होता है। चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो या उसके बाद जो भी आंदोलन हो, उसमें बिना यूथ का कोई देश बन ही नहीं सकता। और उसमें किसी भी देश का जो पहली कड़ी होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक टाइम। तो अभी जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब देख सकते हैं हाईवेज़ हो, रोडवेज़ हो, एयरवेज़ हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऐसे तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल बिछाए जा रहे हैं भारत में, जो कि इसका आने वाले समय में तुरंत इसका रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 ईयर्स में इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। क्योंकि ये विकसित भारत का जो कंसेप्ट अभी की जो वर्तमान सरकार दे रही है, उसको विकसित भारत को अगर बनना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको लाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उसमें अभी की जो हमारा, अगर आप बजट देख लें तो बजट का जो एलोकेशन है, चाहे एजुकेशन, जैसे अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात की, और ऑब्वियसली किसी भी देश के विकास में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और अभी तक जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई एजुकेशन व्यवस्था थी, जिसमें स्किल मिसिंग था। वो एजुकेशन हमको क्लर्क बना रहा था, वो एजुकेशन हमको एम्पावर नहीं कर रहा था। लेकिन अभी NEP 2020 जिस प्रकार से लॉन्च किया गया है और लगभग देश के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इसको अडॉप्ट करके इसमें काम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी युवाओं को मिलेगी। उसमें जैसे अभी एक सवाल उसने महिला पार्टिसिपेशन का किया, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के विकास में दो तरह का इकॉनमी होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि महिलाओं को हमने हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर में डाल के रखा, कभी भी उसको फॉर्मल नहीं होने दिया। लेकिन अभी की जो एजुकेशन व्यवस्था है, अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें 33% रिजर्वेशन देने की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो और बढ़ेगा। और किसी भी देश के विकास में अगर महिला को अगर आपने इक्वल राइट्स नहीं दिया, उस देश का विकास नहीं हो सकता है, उस घर का विकास नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी की जो स्थिति है उसमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और तीसरा जो सवाल आपने किया, ये पॉलिटिकल सवाल आपने किया, ऑब्वियस है कि मेरा ये मानना है कि चूंकि हम सब एकेडमिशियन हैं, अभी रावत जी चूँकि एक इलेक्शन कमीशन में काम कर चुके हैं, तो मुझे लगता है ये आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवोक नहीं करता है कि आपको किसको वोट देना किसको नहीं देना। लेकिन जो आपको लगता है कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है, जो नेशन, क्योंकि जब तक नेशन है तभी हम सुरक्षित हैं, इसीलिए नेशन सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि अगर नेशन नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि हम आप या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पास एक पूरा 400 साल का इतिहास है, जिसमें ब्रिटिशर्स भी आए, उसके पहले इन्वेडर भी आए। और किस प्रकार से, मैं एक आंकड़ा आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि जब 1600 में ब्रिटिशर जब भारत में आए थे, तो उस समय वर्ल्ड के इकोनॉमिक में भारत का 30 से 32% का योगदान था वर्ल्ड इकोनॉमी में। और जब वो 1947 में गए यहाँ से, तो मात्र 3-3.5% छोड़ के गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया या हमारा डेवलपमेंट किया। तो इसीलिए जो स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता में मतदान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, सबको संगठन बनाने का राइट्स है। अब उसमें आपको चूज करना है कि कौन हमारे हितों की रक्षा करता है, देश को सुरक्षित रखता है, हमको अपॉर्चुनिटी देता है, हमको रोजगार देता है। और वर्ल्ड में, चूंकि आज की डेट में ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, और ग्लोबलाइजेशन में अब भारत की इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंड इकोनॉमी नहीं है, हम पूरे विश्व के इकोनॉमी से जुड़ चुके हैं। तो अगर आप वर्ल्ड के इकोनॉमी के आधार पर अगर अपना डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, एक बाजार बन के रह जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को देख के, पॉलिसीज़ को देख के, और आपके सामने एक एग्जाम्पल है, अगर आप देखें तो 50-60 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने रूल किया, उसके बाद अभी बीजेपी की आप बात कर रहे थे, बीजेपी ने रूल किया। तो आप दोनों सरकार का तुलनात्मक अध्ययन, लेकिन आपने जो सबसे बड़ी बात कही है कि हमें देश रहेगा तो हम लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब देश सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित हाथों में रहे, उस आधार पर भी हम लोग मतदान कर सकते हैं। दो बातें, एक बात, एक यहाँ पर स्टूडेंट ने पूछी कि क्या एक देश एक चुनाव ये संभावना हो सकती है, क्योंकि हम लोग पूर्व में ऐसा कर चुके हैं लेकिन वो उसको हम जारी नहीं रख सके, एक बात। और दूसरी बात जो आपने प्रारंभ में ही शुरू की थी कि अब 18 बरस
होने की भी आवश्यकता ही नहीं है, उससे पहले ही आपके वोटर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो क्या है? लेकिन उसके पहले मेरा जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो वहाँ जो बैठे हैं महिला की पार्टिसिपेशन, जो मनोज जी ने अपना राय रखा, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ सूचना दे दूं। और महिलाओं के एक बहुत बड़ा शाबाशी देने का मौका है, वो लड़कियों को भी इंक्लूड करके। जब 2009-10 में देखा गया कि कौन सा लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं देते हैं, उसमें महिलाएं पाए गए, युवाओं पाए गए, और शहरी उदासीनता पा गई, और जो लोग डिफ़िकल्ट कंडीशंस ऑफ लाइफ हैं, कहाँ दूर दराज है, किसका डिजेबिलिटीज़ हैं, वो लोग पाए गए। उसमें बड़ा मुहिम चला कि ये चारों को कैसे जोड़ने के लिए। आप जानते हैं सबसे बड़ा सफल जो हुआ जोड़ीदार, इसमें पार्टनर हुआ महिलाएं पार्टिसिपेट कर करके पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर कर दिए कि उनका एजेंडा पर उनका लिए हमेशा रहे। और 67 का जो 2019 का तो लोकसभा जो राष्ट्रीय चुनाव हुआ, महिला आगे बढ़ गए, महिला पीछे थे, महिला आगे बढ़ गए। कई सारे स्टेट चुनाव में महिलाएं आगे रहे हैं, पंजीकरण में आगे, वोटिंग में आगे, सब में आगे। तो वो जो 2009-10 का जो स्टडी था, उसको महिलाएं उल्टा दिया एकदम। महिला आरक्षण जो हुआ है, उसका मेन क्रेडिट वुमेन को जाता है। पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट सबको दे सकते हैं आप, जी। लेकिन मेन है वुमेन, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करके अपना दावा रखे सामने कि हमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा है। यूथ अभी भी थोड़ा पीछे है, आगे बढ़ना है उनको। यूथ अपाथी, अर्बन अपाथी, ये दोनों अभी भी जो पार्टिसिपेशन के लिए बना हुआ है। बाकी आपके क्वेश्चन पर ब्रीफली जवाब दे देता हूं। एक वन नेशन वन इलेक्शन उन्होंने बताया, ये बहुत बड़ा एक, इसका मेरिट में बहुत सारी चीजें हैं। एक कमेटी बना था पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने रिपोर्ट भी दे दिया, रेकमेंड भी किया है, और उसमें काफी सारे जो है उसका पक्ष में बोला जा सकता है। मेरा पर्सनल व्यू भी उसका पक्ष में है, क्योंकि उससे बहुत कुछ अच्छा होता है लोगों का। मतलब बहुत सारे चीज, आज समय नहीं है, लेकिन बहुत सारे चीज, पैसा का बचत होता है लोगों का, ये जो इलेक्शन टाइम में जो बैड फीलिंग्स कुछ होता है वो भी कम होता है, मैनेजमेंट का लोगों का इतना कमाई होता है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी चल सकता है। और लेकिन उसका अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, जटिलताएं हैं, लीगल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, आगे बहुत काम करना है। मुझे लग रहा है आगे आगे उसी दिशा में जाएगा। ये हो गया जब वन नेशन वन इलेक्शन के बाद। दूसरा, आपने बताया कि पहले कैसे हो सकता है। अभी इलेक्शन कमीशन का ये एक रिसेंट इनिशिएटिव है कि 17 साल से आप ऊपर हैं, 18 के लिए बन रहे हैं, तो उनका आपके नाम अभी वो एक एडवांस तरीके से ले लेंगे, क्योंकि जब आप 18 हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको डाल देंगे। बहुत बड़ा एक सुविधा है, बहुत बड़ा है। और उसी का इमीडिएट नतीजा ये है, जो अप्रैल 1 में जो 18 होंगे उनका नाम ऑलरेडी क्यू पर है, अभी तो नहीं हुए हैं। अप्रैल 1 मतलब कल, अभी तो है 2 दिन में जो होगा। इलेक्शन कमीशन ने प्रक्रिया तय किया है, और उसी प्रक्रिया से करीब 14 लाख जुड़ जाएंगे, और 14 लाख, 13.5 शायद 14 लाख जुड़ जाएंगे। ये कितना बड़ी बात है, क्योंकि यूथ को वेट करना नहीं पड़ेगा, जब बने 18 तब दबाए बटन। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी हाँ, बढ़ना चाहिए। और हमारी भागीदारी जब होगी तो हमारा लोकतंत्र, हमारी संसदीय प्रक्रिया मजबूत होगी, और हम अपने हिसाब की सरकार बना पाएंगे और अपने हिसाब का देश बना पाएंगे। जब अपने हिसाब से देश बनाएंगे तो हम विकसित भारत की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर होंगे। अक्षय जी, आपने अपनी विशेषज्ञता का लाभ हमें यहाँ पर पहुँचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपने राजनीतिक विज्ञान की जो जानकारी हमारे साथ साझा की है, उपलब्ध करवाई है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।